प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिलेबस की शुरुआत करते हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम। हमने सिलेबस में दो पार्ट देखे थे, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का, एक समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह 14वां चैप्टर है, नेशनल इनकम का चैप्टर है। नेशनल इनकम की हम परिभाषाएं और इसकी अवधारणाएं जो है उसके अंदर और छोटी छोटी जो अवधारणाएं जिनका यूज होता है वो हम सब पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले एडम स्मिथ ने की थी इस सब, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय जो जाता है वो जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है, J.M. किन्स को। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में अगर हम बात करें या सबसे जो बढ़िया व्याख्या की है अर्थशास्त्र के अंदर अपने नेशनल इनकम की जो सबसे बढ़िया व्याख्या की है वो साइमन कुजनेट्स ने की है। हम जब अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा साइमन कुजनेट्स की है, सबसे बाद की परिभाषा भी है ये। लेकिन साइमन कुजनेट्स के साथ हम कुछ परिभाषाएं और भी पढ़ते हैं। उससे पहले राष्ट्रीय आय जो है उसके संदर्भ में भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, पहली बार कब गणना हुई और अब वर्तमान में हमारी कौन सी संस्था जो वो राष्ट्रीय आय की गणना करती है, किस रीति से करती है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय के सबसे पहले जो अनुमान लगाए थे, राष्ट्रीय आय के सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे 1868 में। तो 1868 में राष्ट्रीय आय की पहली गणना जो है भारत के अंदर किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद भी बहुत से अपने अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए हैं भारत के संदर्भ में। उनमें जो मुख्य नाम आते हैं उनमें एक डिग्बी का नाम के अनुमान लगाए थे, फिर सिराज जो है उन्होंने भी अनुमान लगाए थे 1911 में, 1922 में, 1931 में। इसी तरह से राव का नाम आता है महत्वपूर्ण। राव ने 1925 से लेकर 1929 तक जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान भारत से संबंधित लगाए थे। इसके बाद में अपने देसाई का नाम आता है, उन्होंने भी राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने वाले ये हमारे अर्थशास्त्री थे, भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने वाले। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद जो है एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय समिति का गठन 1949 में किया गया और इस समिति के जो सलाहकार थे उनको सलाहकार जो बनाया गया वो कौन थे, साइमन कुजनेट्स ही थे। वैसे 1934 में साइमन कुजनेट्स जो है उन्होंने पहली बार आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय का उपयोग किया था। देखो, सबसे पहले एडम स्मिथ ने विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, किन्स को जाता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के अंदर जो है साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय का प्रयोग पहली बार किया। तो उन्हीं जो साइमन कुजनेट्स है उनको राष्ट्रीय आय समिति का सलाहकार बनाया गया था। भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी उसके सलाहकार थे और उसके समिति के जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस का जो मॉडल है हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर भी लागू हुआ था। तो पीसी महालनोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। तो इनको अध्यक्ष चुना गया था राष्ट्रीय आय समिति का। तो राष्ट्रीय आय समिति जो थी आजादी के बाद में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए ये गठित की गई। उसके बाद में CSO की स्थापना हुई। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1951 में हुई, लेकिन इन्होंने जो कार्य शुरू किया था अनुमान से संबंधित, राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित भारत के अंदर, वो 1956 से शुरू किया था। तो CSO ने कार्य करना शुरू किया राष्ट्रीय आय से संबंधित, वो 1956 से किया। और आज भी राष्ट्रीय आय के जो अनुमान लगाती है वो कौन लगाती है, CSO ही लगाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई और इसने राष्ट्रीय आय के पहले अनुमान 1956 में लगाए। तो ये मैंने थोड़ा राष्ट्रीय से संबंधित जो है वो जनरल परिचय बताया आपको कि किन किन अर्थशास्त्रियों ने
इसकी व्याख्या की है, सर्वप्रथम किसने की, विकसित किसने किया और सबसे बढ़िया डेफिनेशन किसकी है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ अर्थशास्त्री हैं, जब हम राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं पढ़ते हैं तो उनका नाम हम नहीं बोलते। और आपके 14वें नंबर चैप्टर के अंदर इन 3 अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं, साइमन कुजनेट्स के साथ 3 और अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं दी गई है, जो कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। हालांकि सबसे जो आधुनिक समय के अंदर जो सबसे बेस्ट परिभाषा मानी जाती है वो साइमन कुजनेट्स की मानी जाती है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से बता रहा हूं महत्वपूर्ण है। हम जब साइमन कुजनेट्स की परिभाषा पढ़ते हैं, सबसे बेस्ट परिभाषा साइमन कुजनेट्स की है, लेकिन साइमन कुजनेट्स की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें अल्फ्रेड मार्शल, AC पीगू, आर्थर सिसिल पीगू और फिशर की परिभाषा भी पढ़नी जरूरी है। उन परिभाषाओं में कुछ कमियां रही थी, उसके बाद में साइमन कुजनेट्स ने इसकी व्याख्या की और परिभाषा दी, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ आधुनिक परिभाषा मानी जाती है। तो हम आधुनिक परिभाषा जो सर्वश्रेष्ठ है वो तो साइमन कुजनेट्स की मानेंगे, लेकिन हम उसके साथ में मार्शल और पीगू और अपने फिशर की परिभाषा को भी पढ़ेंगे। तो ये मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर ये तीनों परिभाषाएं लिखी है। सबसे पहली परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल की है। अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम, जो फेमस पुस्तक उनकी थी, वो 1890 में प्रकाशित हुई। उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उस पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन दी थी वो ये थी, किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों की क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक वस्तुओं और अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय है। अब मार्शल ने इसमें क्या कहा, आपको जब भी किसी अर्थशास्त्री की अपनी डेफिनेशन पढ़नी हो और इन्वर्टेड कोमा में दी हो तो आपको हूबहू लिखनी पड़ेगी। इस डेफिनेशन का अर्थ क्या है, देखिए क्या कहा इसमें। देश के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल संसाधन हो गया, वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, भूमि संसाधन है, उन संसाधनों पर श्रम और पूंजी का प्रयोग करके, क्योंकि हमारे 2 महत्वपूर्ण साधन जो है, वैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुख्य साधन कौन से होते हैं, श्रम है, पूंजी है, भूमि है, उद्यमी है, कच्चा माल है, ये सब चीजें हैं। तो मार्शल ने क्या कहा, मार्शल ने ये कहा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर हम हमारे संसाधनों का प्रयोग करके, कौन से श्रम और पूंजी संसाधनों का प्रयोग करके हम उन संसाधनों का विदोहन करते हैं, और विदोहन से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो 1 वर्ष के अंदर वास्तविक रूप से शुद्ध हमें जो योगफल पैदा होगा, चाहे वो भौतिक वस्तुओं का या अभौतिक वस्तुओं का, उसमें सेवाएं भी सम्मिलित है, उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। हालांकि थोड़ी लैंग्वेज इसकी जटिल है, लेकिन इसमें आप 2-3 बातें मुख्य ध्यान में रखिए। देश के प्राकृतिक संसाधन, उनका विदोहन करना है, किससे, श्रम और पूंजी से। हमारे देश में उपलब्ध, किसी भी देश की बात हो सकती है, किसी भी देश में उपलब्ध श्रम और पूंजी से उस देश के संसाधनों का विदोहन करना, उत्पादन करना 1 लेखा वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। यहाँ एक शब्द आया है वास्तविक उत्पादन। तो वास्तविक उत्पादन का मतलब उसमें गिरावट आदि को घटा देंगे। तो ये डेफिनेशन कहती है कि सीधी सी भाषा में प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करना है, किससे, श्रम और पूंजी से। और श्रम और पूंजी से हम प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करेंगे 1 वर्ष के अंदर, वो हमारे देश की नेशनल इनकम होगी, वास्तविक राष्ट्रीय आय होगी। अब सीधी सी भाषा में जैसे हमें खनिज संसाधन का विदोहन करना है, उत्पादन करना है, और खनिजों का उत्पादन करने के लिए हमने उसमें श्रम और पूंजी लगाई, उससे हमें भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई, उस श्रम और पूंजी से हमें सेवाएं भी प्राप्त हो सकती है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो 2-3 बातें इसमें, एक तो देश के प्राकृतिक संसाधन, और उस पर हम उत्पादन के साधनों को लगाएंगे, जैसे श्रम और पूंजी, उत्पादन के साधनों को लगाएंगे, और उससे हमें क्या उत्पादन प्राप्त होता है, वो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम होगी।
ये मार्शल की परिभाषा है। तो मार्शल की परिभाषा में प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन, उन पर किसको लगाएंगे हम? देश के श्रम तथा पूंजी को। ये उत्पादन के साधन है। श्रम और पूंजी को किस पर लगाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर। तो प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील करेंगे किसको? श्रम और पूंजी को। प्रति वर्ष जो लेखा वर्ष है उसमें हमें जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं प्राप्त होगी उसके शुद्ध योगफल को हम क्या कहते हैं? वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय कहते हैं। यही राष्ट्रीय आय है। इसमें सेवाएं भी सम्मिलित है। तो ये मार्शल की डेफिनेशन है। इसमें 2-3 बातें ध्यान रख लीजिए। उत्पादन के साधनों को देश के प्राकृतिक संसाधनों पर लगाना है और उससे हमें वस्तुएं प्राप्त होगी, भौतिक अभौतिक मतलब सेवाएं प्राप्त हो सकती है। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब दूसरी डेफिनेशन देखिए, एसी पीगू, आर्थर सिसिल पीगू। देखो इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक, अल्फ्रेड मार्शल की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुई थी। और वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है 1920 में, ये आर्थर सिसिल पीगू की पुस्तक है, एसी पीगू की पुस्तक है। उन्होंने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन क्या दी? उन्होंने कहा राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों की आय को भी सम्मिलित करना है। अब इन्होंने एक बात कही है महत्वपूर्ण, वो इन्होंने ये कही है कि हम राष्ट्रीय किसे कहते हैं? जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं। सीधी सी बात, जिन चीजों को हम जिन वस्तुओं और सेवाओं को हम मुद्रा में माप सकते हैं वो हमारी राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल होगी, वो हमारी राष्ट्रीय आय है। इस शब्द को शामिल करने का मतलब उनका विनिमय से था, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि मुद्रा में मापा जा सकता है आय का वह भाग जो कि मुद्रा में मापा जा सकता है, वस्तुपरक आय का वह भाग जो मुद्रा में मापा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज मुद्रा में मापी जा सकती है जिसका विनिमय हो सकता है। मुद्रा में मापा जाने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब इन वस्तुओं का विनिमय हो रहा है और राष्ट्रीय आय के अंदर विनिमय महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ इन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर विदेशों की आय भी सम्मिलित होगी। तो यहाँ एसी पीगू जो है उन्होंने अपनी इस डेफिनेशन के अंदर राष्ट्रीय आय की जब व्याख्या की, एक यही इसमें मुख्य अंतर है। इसकी तुलना में ये एसी पीगू की परिभाषा श्रेष्ठ इसीलिए मानी जाती है क्योंकि हमेशा राष्ट्रीय आय मुद्रा में मापी जाती है। ऐसा वर्णन मार्शल ने नहीं किया, मार्शल ने ये बात नहीं कही। एसी पीगू ने ये कहा कि राष्ट्रीय आय हमेशा मुद्रा में ही मापी जा सकती है और वही चीज मुद्रा में मापी जाएगी जिसका विनिमय होता है। इसका मतलब ये कहिए कि जिनका विनिमय होता है उसको मुद्रा में माप सकते हैं, मतलब लेन देन विनिमय। तो ये एसी पीगू की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। अब इरविंग फिशर जो है, फिशर की परिभाषा, फिशर जो है उन्होंने 1911 में उनकी पुस्तक थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इरविंग फिशर की पुस्तक, उन्होंने जो है राष्ट्रीय की डेफिनेशन क्या दी? देखो इन्होंने कहा राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती है, चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन ये तो मेरी पूंजी में वृद्धि कहलाएगी। केवल इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए इस वर्ष की गई सेवाएं ही आय है। अब इन्होंने क्या कहा? महत्वपूर्ण बात देखो, इनकी परिभाषा में महत्वपूर्ण क्या था? उत्पादन के साधन श्रम और पूंजी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इसको लगाएंगे तो जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं प्राप्त होगी वो क्या चीज है? नेशनल इनकम है। इसको वास्तविक शुद्ध आय का नाम दिया उन्होंने। इन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय आय जो मुद्रा में मापी जा सकती है। इन्होंने क्या कहा? पीगू ने ये कहा कि राष्ट्रीय आय वह है जिसको हम उपभोग करते हैं, सिर्फ उत्पादन होने से कुछ नहीं होगा। तो ये फिशर की परिभाषा कल्याण से संबंधित परिभाषा है और ये परिभाषा पीगू की परिभाषा से श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने क्या बात कही? देखो इन्होंने ये कही कि राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित है। ये अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती क्या होती है, ये हम जैसे जैसे टॉपिक आगे करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए इस लेखा वर्ष के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन हुआ,
ठीक है, उत्पादन तो हो गया, लेकिन मैंने उस उत्पादन को जो है वो यूज नहीं किया, उपयोग में नहीं लिया, उसकी सेवाएं नहीं ली। जैसे मैंने कोई पियानो बना, चाहे वो 2019 के अंदर बनाऊं, लेकिन मैंने तो खरीदा 2020 में है, ठीक है, तो मैं उसकी सेवा कब ले रहा हूँ, 2020 में ले रहा हूँ। एक ओवरकोट जो सर्दियों के अंदर जो लंबा कोट होता है, घुटने से नीचे तक का जो कोट पहना जाता है, मतलब ये उदाहरण दिए वस्तुओं के। तो चाहे वो पियानो है या ओवरकोट, ये कंपनी में बना कभी हो, चाहे उसका उत्पादन कभी हुआ हो, किसी भी वित्तीय वर्ष में हुआ हो, लेकिन महत्वपूर्ण क्या चीज है, मैंने खरीदा कब, मैंने उसका उपभोग कब किया। तो ये परिभाषा, ये कौन सी परिभाषा कहलाएगी, ये फीसर की परिभाषा उपभोग से संबंधित परिभाषा कहलाती है। तो इन्होंने सीधी सी बात कही कि उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है, उपभोग महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा इन्होंने दी। तो अगर हम 3 परिभाषाओं की बात करें तो पहली 2 परिभाषाएं किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित परिभाषा है। और हमारी जो फीसर की परिभाषा है ये भी उत्पादन की परिभाषा है, उत्पादन से संबंधित परिभाषा है। और एसीपीओ की परिभाषा भी उत्पादन से संबंधित परिभाषा है। और फीसर की परिभाषा किससे संबंधित है, उपभोग से संबंधित परिभाषा है। किससे संबंधित, उपभोग से संबंधित। ये दोनों ही परिभाषाएं जो है, ये दोनों ही परिभाषाएं किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित परिभाषा है। अब साइमन कुजनेट्स की बात करते हैं। साइमन कुजनेट्स ने इसके आगे देखो, साइमन कुजनेट्स ने भी फीसर की परिभाषा जो उपभोग से संबंधित थी, उन्होंने भी उस चीज को शामिल किया, लेकिन इनकी परिभाषा ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा इसको वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में, अगर हमें सामान्य नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखनी हो, कोई आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे, साइमन कुजनेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। आधुनिक परिभाषा है ये, और इन सब परिभाषाओं से श्रेष्ठ है। हालांकि साइमन कुजनेट्स की परिभाषा भी उपभोग से संबंधित है, ये परिभाषा भी, लेकिन इन्होंने उपभोग और उत्पादन दोनों को शामिल किया। देखो इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है, मतलब डेप्रिसिएशंस वगैरह इसको घटा देंगे हम। राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो 1 वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अंतिम रूप से जो उपभोक्ता के पास वस्तु पहुंच गई उसका मूल्य क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। आप इसको और अच्छी तरीके से इस तरह से बोल सकते हो, 1 लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत 1 लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ये अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य का मतलब, ये अंतिम वस्तुएं कौन सी है, जो उपभोक्ता के हाथ में पहुंच गई। अब ये उपभोक्ता के हाथ में पहुंचने का क्या मतलब है, अभी मैं आपको जब नेशनल इनकम का टॉपिक करवाऊंगा उसमें बताऊंगा अंतिम वस्तु कौन सी है, मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु जो है वो उपभोक्ता के हाथ में नहीं पहुंचती, इसलिए वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, वो उत्पादन की प्रोसेस में लगी रहती है। और जब तक वो उत्पादन की प्रोसेस में लगी हुई है उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। और जो जब वह वस्तु उत्पादन की प्रोसेस से हटकर उपभोक्ता के पास उपभोग के लिए पहुंच गई तो वो अंतिम वस्तु बन जाती है, और उसी को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया है, अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचना। तो इस तरह से ये 4 डेफिनेशन है। मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी ये भी उत्पादन संबंधी परिभाषा है, और जो पिगू ने डेफिनेशन दी थी वो भी उत्पादन से संबंधित है। इसकी तुलना में ये ज्यादा अच्छी परिभाषा है। फीसर ने उपभोग को भी शामिल किया, तो ये परिभाषा उन दोनों से ज्यादा बढ़िया परिभाषा है। और सबसे बढ़िया परिभाषा जो है हमारी साइमन कुजनेट्स की परिभाषा मानी जाती है। देखो देखो कुजनेट्स ने नेशनल इनकम से संबंधित इतनी अच्छी थ्योरी दी थी कि इसके लिए इनको 1972 में 71-72 के अंदर अपने साइमन कुजनेट्स को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हालांकि ये सिद्धांत तो उन्होंने बहुत पहले दिया था, उन्होंने 1934 के अंदर भी इसकी व्याख्या की थी। आर्थिक
जो वृद्धि है उसमें राष्ट्रीय आय के उपयोग की बात उन्होंने 1934 में कह दी थी। 1951-52 में इन्होंने नेशनल इनकम से संबंधित मॉडल दिए थे अपने। तो नेशनल इनकम से संबंधित इन्होंने जो है वो काफी सिद्धांत दिए हुए हैं साइमन कुजनेट्स ने, और उनके इस कार्य के लिए ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1972 में इनको दिया गया। अब 1972 में क्यों दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि थ्योरी तो इन्होंने बहुत पहले दी थी। इसका कारण ये कि क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1969 से हुई थी। हालांकि 67 में ये सूची में शामिल कर लिया गया था, 1967 में 67 में, लेकिन पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो अर्थशास्त्र का वो मिला था 1969 में। मैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, पहला वो कब मिला था, 1969 में, और साइमन कुजनेट्स को मिला था 1972 में मिला था। तो ये इनकी इसी थ्योरी के लिए जो है ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। हम अब इसके बाद में नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी जो अवधारणाएं हैं जो नेशनल इनकम के अंदर यूज में ली जाती है उनकी हम व्याख्या करेंगे।